इज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा सैम्पल पेपर 2 और ये आज की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को कृपया ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि इंट्रो सॉन्ग थोड़ा बिगड़ चुका था, पर कोई बात नहीं, नया नया क्रिएटर इतना तो चलता है। और मैं ये भी बोल रहा था कि एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग सब अनसब्सक्राइब ही करोगे। आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर नुकसान तो मेरा ही होगा ना यार, फ्री में पढ़ा रहा हूँ तुमको। सुबह 4 बजे 4 से 5 और लास्ट टू लास्ट 5:30 तक एक वीडियो अपलोड करूँगा सुबह के रिवीजन के लिए। तो उस रिवीजन को सारे बच्चे ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन हैपन इफ़ वन डज नॉट लिसन अटेंटिवली इन कम्युनिकेशन। अगर कोई कम्युनिकेशन में अच्छे से ध्यान लगा के नहीं सुनेगा बात को, तो क्या होगा? A. Messages can be easily misunderstood. B. Conversation becomes shorter. C. Relationships improve. D. Conflict resolution become easier. तो जाहिर सी बात है, अगर ध्यान से नहीं सुनेगा तो सुनने में गड़बड़ी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होगी। तो आंसर नंबर होगा ए, मैसेजेस कैन बी इजीली मिसअंडरस्टूड। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, हिंदी में कहाँ से आ गया है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ कैन एक्सेस फीलिंग ऑफ ट्रीज अफेक्ट इकोसिस्टम। अब ट्रीज़ की एक्सेस फीलिंग इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है? ए, इट लीड्स टू एक्सेसिव रेनफॉल, इट इम्प्रूव्स एयर क्वालिटी, इट प्रमोट्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इट रेड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को रेड्यूस ही करेगा, ये मैंने आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में एकदम डिटेल में समझाया था। फिर हमारा थर्ड एमसीक्यू बनता है, पीपल विद डैश पर्सनालिटी डिसऑर्डर टेंड टू लैक गिल्ट एंड फेल टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक है। इसमें पहला है बॉर्डर लाइन, बी एंटी सोशल, सी हिस्ट्रोनिक और डी नैरिसिस्टिक। तो इसका आंसर होगा बी एंटी सोशल। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, अब आपको पिछले वाला सैम्पल पेपर था, ये वाला सैम्पल पेपर थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर इस सैम्पल पेपर की प्रिपरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले के टाइम पे एफएम का लेवल बहुत ज़्यादा था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सैम्पल पेपर भले ईजी है, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्वेश्चन भी हमारा मेन पेपर भी ईजी आए, इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनता है, विच फीचर इज़ नॉट मैंशनड एज एन एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए, interesting features like images, videos, animation and music. Option number B, easy to make changes. Option number C, can be shown to a larger audience by projecting on a screen. Option number D, automatic generation of content. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ कंटेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है कंटेंट ही वो जनरेट कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एडवांटेज में है भी नहीं। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ कंटेंट। फिर हमारा फिफ्थ वाला एमसीक्यू बनता है, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कंट्रीब्यूट टू एन एंटरप्रेन्योर सक्सेस। अब एंटरप्रेन्योर बिजनेस का ही के लिए खुलता है, उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। ये मैंने पूरा चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था, तो ये आंसर तो बहुत ही ईजी है। अब एंटरप्रेन्योर आपने बीए में भी पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज़ में भी, उसमें भी यही सेम आया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वन पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ग्रीन जॉब्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ऑप्शन नंबर ए, हायर एनर्जी कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ऑप्शन डी, लिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अब इसका आंसर तो वैसे तो बी है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट, पर इस आंसर को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग हट रहा है सारे ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव लग रहा है, वो बाकी तीनों ऑप्शंस नेगेटिव है।
फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ ब्लू चिप इंडेक्स ऑफ द एनएससी। अब एनएससी का जो ब्लू चिप इंडेक्स है, अब ये शायद कोर्स में है या नहीं है वो नहीं पता, पर आप फिर भी देख लो। एनएससी का जो ब्लू चिप इंडेक्स है वो होता है CNX निफ्टी, ऑप्शन नंबर बी CNX निफ्टी। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, स्टॉक एक्सचेंजेस वर ओन्ड कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय डैश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोकर्स। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है, विच सेगमेंट कैन एनएससी मेंबर्स नॉट ट्रेड इन। एनएससी मेंबर्स कौन से सेगमेंट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो एनएससी के जो मेंबर्स है वो कमोडिटीज़ में ट्रेड नहीं कर सकते। अरे यार, एक कॉल आ गया था सौम्येंद्रिया नाम के बंदे का, उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया यार। अभी जिसका कॉल आया था ना, ये बंदा पेपर बनाता है, उसी ने बोले सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आएंगे जो लेटेस्ट वाला, इसके पहले मैंने करवाया था 32 मिनट्स वाला, उसमें से क्वेश्चंस कंफर्म है। और वन शॉट में भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो मैंने वन शॉट कराया था, फुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच सेगमेंट कैन एनएससी मेंबर्स नॉट ट्रेड इन, इसका आंसर है कमोडिटीज़, ये हो गया था। हाँ, क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 में हम करते हैं, वाई डज एनएससी इंश्योर स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप। मतलब एनएससी की मेंबरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक पर्सन को कितना एलिजिबल होना चाहिए ताकि वो एनएससी की मेंबरशिप ले सके। तो इसका आंसर है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, क्वालिफाइड और रिलायबल, सिर्फ ऐसे इन्वेस्टर्स को ही ये मेंबरशिप देता है। फिर हमारा 5th क्वेश्चन बनता है, टू हुम शुड द पेमेंट्स एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम क्लाइंट्स बी मेड डायरेक्टली। पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ सीधे ट्रेडिंग मेंबर्स को ही जानी चाहिए। फिर हाँ, अगर बोर हो गए तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता हूँ आपको। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो ट्यून बजाई है, आप गैस करना कौन सा गाना था। 6th क्वेश्चन, हु हैंडल्स इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज। इसका आंसर है ISC, इन्वेस्टर सर्विस सेल। इन्वेस्टर सर्विस सेल जो होता है वो इन्वेस्टर की कंप्लेंट जो ट्रांजैक्शन से रिगार्डिंग होती है एक्सचेंज के खिलाफ, वो हैंडल करता है इन्वेस्टर सर्विस सेल ISC। फिर हमारा 7th ही है ना, हाँ 7th क्वेश्चन आता है, विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड अ डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटीज़। अब डेरिवेटिव क्या क्या होता है, डेरिवेटिव में आता है ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप, स्वैप्शन। तो इसमें म्यूचुअल फंड भी नहीं है, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी नहीं, सेविंग अकाउंट भी नहीं है। इसका आंसर होगा सी इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर सॉरी। एंड क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 की फर्स्ट क्वेश्चन है, विच विंडो इन नीट इनेबल्स द यूज़र टू एंटर, मॉडिफाई और कैंसल ऑर्डर्स डायरेक्टली। नीट की कौन सी वीडियो यूज़र्स को डायरेक्टली ट्रेड को एंटर, मॉडिफाई और कैंसिल करने में मदद करती है। तो इसमें ए स्नैपकोड, बी मार्केट वॉच विंडो, सी ऑर्डर ट्रेड विंडो, डी टिक्की छोले टिक्कर विंडो। तो ऑर्डर या ट्रेड को मॉडिफाई करना है तो ऑर्डर ट्रेड विंडो ही होगी वो। तो आंसर है ऑप्शन सी ऑर्डर ट्रेड विंडो। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, विच एक्टिविटीज़ आर नॉट डिस्प्लेड इन द एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग में कौन सी एक्टिविटीज़ को डिस्प्ले नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑर्डर्स अवेटिंग एक्सक्यूशन, ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर्स विद नो एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी ऑर्डर्स विद हाई वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी ऑर्डर्स विद स्पेशल टर्म्स। तो इसका आंसर होगा ऑर्डर विथ हाई वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप बस क्वेश्चन और आंसर को रिमेंबर करके रखो कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर था। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। हिंदी स्किप करो, हिंदी नहीं आती हमको। हाँ, फिर थर्ड वाला आता है, व्हाट डज द बाईबैक ब्रॉडकास्ट अपडेट। बाईबैक ब्रॉडकास्ट अपडेट क्या करता है। बाईबैक ब्रॉडकास्ट क्या अपडेट करता है, ये कंपनी के बाईबैक ऑफर्स की डिटेल्स को अपडेट करता है।
जैसे प्राइस हो गई, टाइमिंग हो गई, क्वांटिटी हो गई। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स इफ़ एन एक्टिव ऑर्डर फाइंड्स अ मैच। अगर एक एक्टिव ऑर्डर को मैच मिल जाता है तो क्या होता है। अगर एक एक्टिव ऑर्डर मैच हो जाता है तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ट्रेड बन जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो, जब भी हम कोई शेयर बाय करते हैं तो सामने कोई सेलर भी बैठा होना चाहिए। जब भी सेलर नहीं बैठा होगा तो हमारा ऑर्डर मैच नहीं होगा, बाय नहीं होगा, वो पेंडिंग पे होगा। तो जब पेंडिंग पे होगा तो उसको एक्टिव ऑर्डर बोलेंगे, और जब वो कंफर्म हो जाए, बाय कंफर्म हो जाएगा, तो उसको ऑर्डर ट्रेड बन जाएगा और उसको ऑर्डर का एग्जीक्यूशन बोलेंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, ऑर्डर मॉडिफिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड ए एनी टाइम, बी ओनली ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, सी ओनली आफ्टर मार्केट आवर्स, डी ओनली ऑन वीकेंड्स। ऑर्डर मॉडिफिकेशन को कब परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऑर्डर तो हम कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, मार्केट के आवर्स में, मार्केट टाइम में, जब मार्केट चलता है, जब खुला रहता है मार्केट तब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। फिर हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज आईओसी स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब आईओसी का मतलब पूछा है इसमें, आईओसी का मतलब बता देता हूँ। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट और कैंसल। इसका मतलब होता है ऑर्डर तुरंत या तो लगेगा या कैंसिल हो जाएगा। जब भी हम कोई शेयर बाय करते हैं तो या तो वो तुरंत बाय हो जाएगा, और अगर मैच नहीं मिला तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं आईओसी, इमीडिएट और कैंसल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लिख देना इसको। फिर हमारा सेवन्थ वाला बनता है, हु कैन इंट्रोड्यूस द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल WAP, वेप बेस्ड ट्रेडिंग सर्विस। जो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रेडिंग सर्विस है उसको कौन इंट्रोड्यूस करता है, कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऑप्शन ए एनी ट्रेडर, ऑप्शन बी सेबी रजिस्टर्ड मेंबर्स विद द परमिशन फ्रॉम द एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ऑप्शन नंबर डी एनी रिटेल इन्वेस्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी रजिस्टर्ड मेंबर्स विद द परमिशन फ्रॉम द एक्सचेंज। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसमें मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ में, अगर किसी एमसीक्यूज़ में कोई एमसीक्यू का आंसर बहुत ज़्यादा लंबा दिया होगा तो मोस्ट प्रोबेबल 90% चांस है कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पिछले 8-10 साल के। फिर क्वेश्चन 4 पे आ जाता है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कस्टोडियन इन रिलेशन टू सेटलमेंट इन NSCCL। NSCCL के सेटलमेंट में कस्टोडियन का क्या रिलेशन होता है। ए कंफर्मिंग ट्रेड एग्जीक्यूशन, बी सेफ गार्डिंग शेयर सर्टिफिकेट्स, फिर सी होगा मैनेजिंग कस्टमर अकाउंट्स, डी होगा सेटलिंग ट्रेड्स असाइंड बाय ट्रेडिंग मेंबर्स। तो कस्टोडियन का काम सिर्फ इतना होता है कि वो ट्रेड को सेटल करे। तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेटलिंग ट्रेड्स असाइंड बाय ट्रेडिंग मेंबर्स। फिर हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं, हाउ डज NSCCL एंश्योर एफिशिएंट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। NSCCL एफिशिएंट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड को कैसे एंश्योर करता है। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बाय इंक्रीजिंग ट्रेडिंग फीस, ऑप्शन नंबर बी थ्रू रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर सी बाय मैनेजिंग काउंटर पार्टी रिस्क, ऑप्शन नंबर डी यूजिंग फिजिकल डिलीवरी मेथड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाय मैनेजिंग काउंटर पार्टी रिस्क। फिर चलते हैं हिंदी को स्किप करके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ शॉर्ट डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय क्लियरिंग मेंबर्स। शॉर्ट डिलीवरी के केस में सिक्योरिटीज़ का क्या होता है क्लियरिंग मेंबर के द्वारा। ए द NSCCL कंडक्ट अ बाइंग इन ऑक्शन, ऑप्शन नंबर बी द ट्रांजेक्शन इज voided automatically, सी क्लियरिंग बैंक्स कवर द शॉर्टफॉल, डी RBI इंटरवेन्यूज टू रिजॉल्व द इशू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस केस में NSCCL बाइंग इन ऑक्शन को कंडक्ट करता है। देखो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अभी भी जाके बोल रहा हूँ, पहले वन शॉट देख लेना। FMM का एक फुल वन शॉट देख रखा है मैंने, 1 घंटे से ऊपर कुछ है,
1 घंटे 18 मिनट ऐसा कुछ है। और उसके बाद अपना वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी वन शॉट देख लेना और फिर सैम्पल पेपर्स कर लेना। तो तुमको अच्छे मार्क्स लाने से खुद एफएमएम के तुम्हारे स्कूल वाले टीचर भी नहीं रोक सकते। देन और नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट कैन एक्सपीरियंस बैड डिलीवरीज? कौन से सेटलमेंट बैड डिलीवरीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अभी ये क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर 2025-26 में भी आया था। फिजिकल सेटलमेंट में बैड डिलीवरी हो सकती है, जैसे रॉन्ग सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए। फिर आता है हमारा फिफ्थ वाला, विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग शॉर्ट डिलीवरीज ऑन द पे इन डे? अब पे इन डे और पे आउट डे अगर आपको नहीं पता हो तो वन शॉट देख लो, अभी भी बोल रहा हूँ। अब पे इन डे पे शॉर्ट डिलीवरीज को NSCCL आइडेंटिफाई करता है, नेशनल स्टॉक क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर को कितना नॉलेज है यार, ऐसे ही 5-10 साल का एक्सपीरियंस लेके नहीं बैठा हूँ मैं। एक्सपीरियंस वैसे मेरा नहीं था, एक्सपीरियंस मेरे टीचर का था जिनने मुझे पढ़ाया था, तो उनसे एक्सपीरियंस मुझे भी तो आया होगा। अब तुम भी बोलोगे हम तो 10-12 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर से पढ़े थे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट वाला आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द अथॉरिटी टू अलॉट ISIN फॉर डीमेट शेयर्स इन इंडिया? ISIN नंबर को अलॉट कौन करता है इंडिया में? तो डीमेट शेयर के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करता है NSDL। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 बोरोड एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स? इसका आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 सेकेंड रुकना। आंसर होगा 120, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था P/R/T। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज द टर्म प्रिंसिपल रेफर टू इन द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो टर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है? अब प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जितना लोन लिया गया था, जितने पैसे हमने लिए थे ब्याज पर उस प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज को नहीं गिनते सिंपल इंटरेस्ट में। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज के साथ साथ बढ़ता रहता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ब्याज को ऐड होते होते बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट ऐड होते होते बढ़ता जाता है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनता है, विच फाइनेंशियल रेशियोज आर यूज टू असेट्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म? ऑप्शन नंबर ए लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर बी अरे यार बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, अकेला पढ़ा रहा हूँ ना यार, कोई साथ में रहता तो ढूंढेंगे। ऑप्शन बी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन सी लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ऑप्शन डी एफिशिएंसी रेशियो। तो मैंने रेशियोज वाला चैप्टर कराया था आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। व्हाट द हेल, वाई इज EPS कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर? इन्वेस्टर के लिए EPS इम्पोर्टेंट क्यों होता है? अब EPS जिन लोगों को नहीं पता, EPS में बता दूं, EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब हमारे हर एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई है, अर्निंग पर शेयर। ये इन्वेस्टर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है कि नहीं, क्या ये कंपनी हमारे इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी होगी कि नहीं, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर बताता है कि इस कंपनी ने हर एक शेयर पे कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, कितनी अर्निंग हुई है लोगों को हर एक शेयर से। अब हमारा सिक्स वाला बनता है, व्हाट डज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प स्टेक होल्डर असेट्स? ऑप्शन नंबर ए द कंपनीज लिक्विडिटी, ऑप्शन नंबर बी द कंपनीज सॉल्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी द कंपनीज मार्केट शेयर। इसका आंसर होगा प्रॉफिटेबिलिटी। अब हिंदी को स्किप करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन 6 आ जाता है। अगर आपको बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी भी आ रही है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैंने तो मेरी तरफ से पूरी आवाज़ बंद करने की कोशिश की है।
पर घर के पास में शादी है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यार, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, घर के पास में ही है तो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ चिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज, CME? ऑप्शन नंबर ए चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी चिकागो बटर एंड एग बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी चिकागो फाइनेंशियल एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी चिकागो स्टॉक एक्सचेंज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिकागो बटर एंड एग बोर्ड। कैसे कैसे नाम लगते हैं। सेकंड वाला आता है, मार्जिन पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग इन डैश कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने आपको एक लाइन कम से कम 5 से 7 बार रिपीट की होगी। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन पेमेंट लगता है, मार्जिन पेमेंट। अब मार्जिन और प्रीमियम के बारे में मैंने आपको तो बहुत बार बता दिया है। प्रीमियम लगता है ऑप्शंस पे, मार्जिन लगता है फ्यूचर्स पे, तो इसका आंसर होगा फ्यूचर्स। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, विच टर्म रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ असेट्स दैट मस्ट बी डिलीवर अंडर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट साइज। देखते से ही पता लग जाता है कोई कोई क्वेश्चन तो, एक्सपीरियंस ही कह दे। देन आवर फोर्थ क्वेश्चन कम्स, द इंडेक्स सच एज निफ्टी 50 टिपिकली हैज़ अ बीटा ऑफ। अब मैं बता दूं निफ्टी 50 का बीटा 1 होता है। फिर हमारा फिफ्थ वाला आता है, हेजिंग इन फाइनेंशियल मार्केट प्रीमिलरीली एम्स टू reduce द ए बिजनेस रिस्क, बी अनसिस्टमेटिक रिस्क, सी मार्केट रिस्क और डी काउंट्री रिस्क। जो हेजिंग मार्केट में होती है तो मार्केट रिस्क ही होगी ना यार, कैसे कैसे क्वेश्चन दे देते हैं, एग्जाम में आनी चाहिए ऐसे लड्डू क्वेश्चन तो। देन आवर सिक्स्थ क्वेश्चन कम्स, यूरोपियन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड। इसका आंसर वैसे तो सी होना चाहिए, एनी टाइम अप टू द एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी तक का सारा टाइम। अब एक्सपायरी हर वीक होती है पर उसमें वीकेंड्स आते हैं। जैसे मैं बता दूं, मार्केट जो रहता है स्टॉक मार्केट वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक चलता है, फ्राइडे तक चलता है, और सैटरडे संडे मार्केट में ऑफ होता है। फिर मंडे को वापस मार्केट कंटिन्यू हो जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओनली ऑन द एक्सपायरेशन डेट। ये कैसे हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे आंसर चेक करके आना पड़ेगा, शायद ऑप्शन से गलत है इसमें। हाँ तो मुझे नहीं आया तो ऑप्शन से गलत हो गया ना, मुझ पर भरोसा तो रखो। ऑप्शन गलत है इसमें, फिर भी अगर आ जाए तो ऑप्शन सी करके आना इसमें। मैंने चैट जीपीटी से कंफर्म किया था इस क्वेश्चन को, तो चैट जीपीटी तो आंसर बी बता रहा है पर बी आंसर है नहीं। फिर सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन एक्टिव लिसनिंग बी इंश्योर्ड। एक्टिव लिसनिंग कैसे इंश्योर हो सकती है। स्पीकर की बात को ध्यान से सुने, कोई बीच में अगर कोई परेशान करे, इंटरप्ट करे, ऑब्स्ट्रक्शन आए तो उसको हटाएं और स्पीकर से आई कांटेक्ट बना के रखें और उसको रिस्पॉन्ड करें। ये 4 वेज ही तो है। फिर सेल्फ अवेयरनेस का पूछो, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमारी फीलिंग, वीकनेस, स्ट्रेंथ, इमोशन, इन सबको समझना खुद की, है ना। सेल्फ मतलब अपन खुद, वो गाड़ी का सेल्फ मत समझ लेना। फिर 9th वाला आता है, हाउ कैन यू एक्सेस द फिल्टर ऑप्शन इन मोस्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। फिल्टर ऑप्शन को स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में एक्सेस कैसे करते हैं। ओके उसमें मेन्यू पर जाकर एक फ़िल्टर ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर दे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आईपी वाले बच्चे तो आराम से कर लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट एनी 4 क्वालिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनमें से कुछ 4 क्वालिटीज़ बताओ। अब एक क्वालिटी होनी चाहिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कि वो रिस्क लेने लायक होना चाहिए, उसको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, उसमें लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को डिस्कवर करना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग।
ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रीब्यूट करती है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करके। देखो, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग तो होगी सही, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट तो होगा ही सही ना। इसी के साथ मैंने आपको कुछ मेन क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह 4 बजे एक वीडियो आएगी, 4 नहीं सॉरी, सुबह 5 से 5:30 बजे तक मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा रिवीजन की। उस वीडियो को सब बच्चे ज़रूर देखना और ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।